दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बता दें, मोदी सरकार गरीब सवर्णों को भी सरकारी नौकरियों में उम्र में दे सकती है 3 साल की छूट। जी आपको बता दें कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों और आरक्षण का लाभ देने के बाद सरकार अब उन्हें सरकारी नौकरियों की उम्र में भी छूट देने की तैयारी में है। अब ओबीसी के समान करीब 3 साल की हो सकती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने लंबे विचार विमर्श के बाद कार्मिक मंत्रालय को फिर से चिट्ठी लिखकर इस पर जल्द फैसला लेने का अनुरोध किया है। अभी सरकारी नौकरियों में सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को ही उम्र में छूट मिलती है। इनमें SC/ST को 5 साल और OBC को 3 साल की छूट मिली हुई है। और दोस्तों, मैं अगली खबर बता दें कि कर्मचारियों की छटनी और कंपनी बंद करना आसान। संसद ने दी 3 श्रम सुधार विधेयकों को मंजूरी, सरकार ने बताए फायदे। जी हम बात करें कि संसद ने बुधवार को 3 प्रमुख श्रम सुधार विधेयकों को मंजूरी दे दी, जिनके तहत कंपनियों को बंद करने की बाधाएं खत्म होंगी और अधिकतम 300 कर्मचारियों वाली कंपनियों को सरकार की इजाजत के बिना कर्मचारियों को निकालने की अनुमति होगी। आपको बता दें, राज्यसभा ने ध्वनि मत से औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा पर शेष 3 श्रम संहिताओं और पारित किया। इस दौरान 8 सांसदों के निष्कासन के विरोध में कांग्रेस, वामपंथी और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने राज्यसभा की कार्रवाई का बहिष्कार किया। इन तीनों संहिताओं को लोकसभा में मंगलवार को पारित किया था और अब इन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने तीनों श्रम सुधार विधेयकों पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि श्रम सुधारों का मकसद बदले हुए कारोबारी माहौल के अनुकूल पारदर्शी प्रणाली तैयार करना है। और वे अगली खबर बता दें कि सऊदी अरब ने भारत से आने और जाने की यात्रा पर लगाई पाबंदी। जाने इस फैसले के पीछे की वजह। जी हम बात करें कि सऊदी अरब ने भारत से आने और जाने वाले भारत के यात्रियों पर पाबंदी लगा दी है। कोरोना संक्रमण को लेकर यह फैसला किया गया है। इसको लेकर वहां की सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। भारत के अलावा सऊदी ने 2 और देशों से आने और वहां जाने पर पाबंदी लगाई है। इनमें ब्राजील और अर्जेंटीना शामिल है। हालांकि आदेश में कहा गया है कि जिन यात्रियों के पास सरकार की तरफ से आधिकारिक न्योता होगा, उन्हें इस प्रतिबंध से छूट मिलेगी। बता दें कि सऊदी में भारतीय प्रवासियों की अच्छी खासी आबादी है। 5 दिनों पहले 18 सितंबर को दुबई नागर विमानन प्राधिकरण ने पिछले कुछ हफ्ते में कथित तौर पर कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि के सर्टिफिकेट वाले यात्रियों को लाने को लेकर एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों पर 2 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। UAE सरकार के नियमों के अनुसार भारत से यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री को यात्रा से 96 घंटे पहले RT-PCR टेस्ट कराना होगा और उनके पास जांच में संक्रमण की पुष्टि नहीं होने वाला प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। और अब अगली खबर बता दें कि केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना संक्रमण से निधन। जी हम बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार में मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी 65 साल के थे। बुधवार रात दिल्ली स्थित अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। अंगड़ी कोरोना वायरस से संक्रमित थे और बीते 12 दिन से उनका एम्स में इलाज चल रहा था। कर्नाटक के बेलगाम से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुरेश अंगड़ी 11 सितंबर को कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। उन्होंने ट्वीट करके खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद वो इलाज के लिए एम्स में भर्ती हुए थे। बुधवार रात एम्स से अचानक उनकी मौत की खबर आई। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है कि केंद्रीय मंत्री सुरेश अंगड़ी की मौत के शोक में दिल्ली में कल यानी कि 24 सितंबर सभी सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। सुरेश अंगड़ी कर्नाटक में भाजपा के बड़े चेहरे में गिने जाते थे। वे 2004 और 14 और 19 में लगातार 3 बार से बेलगाम से सांसद चुने जा रहे थे। बेलगावी के कोप्पा गांव में जन्मे सुरेश अंगड़ी ने कानून की डिग्री ली थी। कई केंद्रीय मंत्रियों को कोरोना संक्रमण हो चुका है। अंगड़ी मोदी मंत्रिमंडल के पहले सदस्य हैं जिनकी कोरोना से जान गई है।
और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है, यमुना एक्सप्रेस वे पर 1000 एकड़ में बनेगी फिल्म सिटी। सीएम योगी ने बताया कैसा होगा सब कुछ। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में नई फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया। इस फिल्म सिटी के निर्माण के लिए 1000 एकड़ जमीन दी जाएगी। इस फिल्म सिटी का निर्माण यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे किया जाएगा। माना जा रहा है कि यह भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी होगी। सीएम योगी की इस घोषणा से उत्तर प्रदेश में पर्यटन उद्योग को बहुत बढ़ावा मिलेगा, साथ ही लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सीएम योगी ने बताया कि भारत का नाम भारत शकुंतला पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। उसी हस्तिनापुर के आसपास के क्षेत्र में हम फिल्म सिटी प्रस्तावित कर रहे हैं। गंगा और यमुना के बीच का भूभाग है। यमुना एक्सप्रेस जो दिल्ली को आगरा से जोड़ने का रहा है, उसके बीच में ये सारा क्षेत्र पड़ता है। सीएम योगी ने कहा कि ये सिर्फ फिल्म सिटी तक सीमित नहीं रहेगा, हम वहां वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी देने जा रहे हैं और एक वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल सिटी भी हम वहीं प्रपोज करने जा रहे हैं, जो वहां से हर आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों का संचालन कर सके। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 18 सितंबर को फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया था। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने यूपी में फिल्म सिटी बनाने का वादा किया है, तो क्या वाकई में ये रोजगार को बढ़ावा देगा? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर बता दें कि शिवराज सरकार ने माना कांग्रेस के शासनकाल में हुई कर्ज माफी। राहुल गांधी बोले भाजपा मतलब झूठे वादे। जी हां, हम बात करें कि मध्य प्रदेश में उपचुनावों की घोषणा से पहले किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा एक बार फिर से जोर पकड़ गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा कमलनाथ सरकार पर कर्ज माफी न करने के आरोप लगाए गए थे और अब मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री कमल पटेल ने विधानसभा में माना कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में 51 जिलों में किसानों के कर्ज माफ हुए हैं, जिसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला है। सोमवार को विधानसभा के एक दिन के सत्र में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि कांग्रेस शासन के दौरान प्रदेश के 51 जिले में 26.95 लाख किसानों का 11,600 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण माफ किया है। इस खबर को शेयर करते हुए बुधवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस ने जो कहा सो किया। और अब अगली खबर बता दें कि सुदर्शन टीवी के शो यूपीएससी जिहाद के लिए चैनल को नोटिस। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। जी आपको बता दें कि सुदर्शन टीवी के शो बिंदास बोल में यूपीएससी के ऊपर दिखाए गए कार्यक्रम को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सुदर्शन टीवी के शो यूपीएससी जिहाद में नियमों का उल्लंघन हुआ था, इसके लिए सुदर्शन टीवी को नोटिस भेजा गया था। सुदर्शन टीवी ने अपने कार्यक्रम बिंदास बोल में यूपीएससी जिहाद नाम से एक शो चलाया था। इस शो में यूपीएससी में मुसलमानों की घुसपैठ की साजिश को उजागर करने का दावा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस शो को बेहद आपत्तिजनक माना था और कहा था कि खोजी पत्रकारिता के नाम पर किसी समुदाय को निशाने पर नहीं लिया जा सकता। इसी मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सुदर्शन टीवी के शो को लेकर सवाल पूछा था, जिस पर जवाब देते हुए केंद्र ने शीर्ष कोर्ट को बताया कि प्रथम दृष्टया सुदर्शन टीवी को प्रोग्राम कोड का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है और चैनल को नोटिस दिया गया है। चैनल को 28 सितंबर तक नोटिस का जवाब देना है। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होनी है। और वही अगली खबर निकल कर आ रही है कि पंजाब में पुतले जलाए जाने पर गुस्साई कंगना रनौत, बोली मैं क्या विपक्षी नेता हूं। जी हम बात करें कि सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म का आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत भले ही राजनीति में नहीं है, लेकिन वो पिछले कुछ दिनों से विपक्षी पार्टियों के जबरदस्त निशाने पर है। मुंबई को असुरक्षित बताकर कंगना का झगड़ा महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार से शुरू हुआ था, लेकिन अब उनको अन्य विपक्षी पार्टियां भी टारगेट कर निशाना साध रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान विधेयक के खिलाफ आज पंजाब में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। मजे की बात कि किसानों के इस आंदोलन में पीएम नरेंद्र मोदी के संग अभिनेत्री कंगना रनौत के भी पुतले जलाए गए, जिस पर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने नाराजगी जताते हुए ट्वीट किया है। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में लिखा कि महाराष्ट्र में पहले मुझे धमकाया और मेरे पोस्टरों को चप्पलों से पीट कर फाड़ डाला और अब कांग्रेस ने पंजाब में मेरे पुतले जलाए। ये मामला साफ तौर पर मेरी गलत पहचान से संबंधित लग रहा है। कंगना ने सवाल उठाया कि क्या मैं कोई मंत्री या एक महान विपक्षी नेता हूं, वे क्या सोचते हैं कि मैं क्या हूं। उन्होंने कांग्रेस को टैग करते हुए लिखा कि कांग्रेस को खुश करने के लिए चापलूसी है।
तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड को इसके सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली लेकर जाएगा और वो जीत सकते एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर बता दें कि दीपिका, श्रद्धा कपूर, सारा, रकुल प्रीत सहित 7 लोगों को एनसीबी ने भेजा नोटिस, 3 से 4 दिन में पेशी। जी आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग एंगल सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। इसी के तहत ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह सहित 7 लोगों को नोटिस भेजा है। इन्हें 3 से 4 दिन में पेश होने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि न्यूज में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 7 लोगों में दीपिका के मैनेजर करिश्मा और सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर श्रुति मोदी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उन्हें आने वाले 3 दिनों में बुलाया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इन एक्ट्रेस के खिलाफ ड्रग्स खरीदने फरोख्त के सबूत हैं, जिसके बारे में एनसीबी पूछताछ करेगी। दीपिका का तो एक व्हाट्सएप चैट भी वायरल हो गया, जिसमें वे माल है क्या इसके बारे में पूछ रही हैं। और वहीं अगली खबर बता दें कि प्रशांत भूषण को दिल्ली बार काउंसिलिंग ने भेजा नोटिस, लग सकती है उनकी वकालत पर रोक। जी हम बात करें कि दिल्ली बार काउंसिलिंग ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के मद्देनजर 23 अक्टूबर को उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर ₹1 का सांकेतिक जुर्माना लगाया था। बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने अवमानना मामले में भूषण का मामला 6 सितंबर को दिल्ली बार काउंसिलिंग के पास विवेचना करने और कानून सम्मत फैसला लेने के लिए भेजा था। इसके बाद दिल्ली बार काउंसिलिंग ने ये कदम उठाया है। बार काउंसिलिंग ऑफ दिल्ली ने प्रशांत भूषण को बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है। इसके अलावा काउंसिलिंग ने भूषण से 15 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा है। बार काउंसिलिंग का कहना है कि उनके ट्वीट्स और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवमानना का दोषी ठहराए जाने के फैसले के चलते क्यों न उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। बार काउंसिलिंग ऑफ दिल्ली ने कहा कि अगर भूषण 15 दिन के अंदर जवाब दाखिल नहीं करते तो बार काउंसिलिंग मान लेगी कि वे जवाब देना ही नहीं चाहते और बिना उनके पक्ष के ही आगे इस मामले में बढ़ेगी। और वह अगली बड़ी खबर बता दें कि गुप्तेश्वर पांडे पर शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी का तंज, कहा भगवान सद्बुद्धि दे, किसी की मौत से कैंपेन की शुरुआत दुर्भाग्यपूर्ण। जी हम बात कर रहे हैं कि गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार पुलिस के डीजीपी पद से वीआरएस दे दिया है। गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस लेते ही उनकी राजनीति में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। इन्हीं अटकलों पर शिवसेना के नेताओं ने गुप्तेश्वर पांडे पर निशाना साधा है। राज्यसभा सांसद और शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बिना नाम लिए बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर निशाना साधा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, किसी की मौत से कैंपेन की शुरुआत करना दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्यसभा सांसद और शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बिना गुप्तेश्वर पांडे का नाम लिए बुधवार 23 सितंबर को ट्वीट किया। प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा कि राजनीति करनी है तो जम के करो, चुनाव लड़ना है तो साहस और सत्य पर लड़ो, पर इस गुप्त तरीके से किसी की दुर्भाग्यपूर्ण मौत से अपने कैंपेन की शुरुआत करना वो बहुत दुखदाई भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी। भगवान आपको सफलता से पहले सद्बुद्धि दे, यही मनोकामना है। और वह अगली खबर निकल कर आ रही है कि पंजाब में कृषि बिल का जमकर विरोध, किसानों के समर्थन में नवजोत सिंह सिद्धू का धरना प्रदर्शन। जी हम बात करेंगे करीब 1 साल से किसानों समेत अन्य मुद्दों पर मौन धारण करने वाले पंजाब के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू गत रविवार राज्यसभा में पारित हुए कृषि विधेयकों को लेकर अब मैदान में उतर आए हैं। किसान बिल के विरोध में सिद्धू कल बुधवार अमृतसर के हॉल गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट के काउंसिलर्स और अमृतसर ईस्ट के कार्यकर्ताओं के साथ भंडारी पुल से हाल गेट तक मार्च भी निकालेंगे। बता दें कि पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री पद छोड़ने के बाद ऐसा पहली बार है जब वे किसी मुद्दे पर खुलकर केंद्र का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद कैप्टन के मंत्रिमंडल से सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया था, तब से वे बहुत कम ही राजनीति में एक्टिव दिखाई दिए। इससे पहले सिद्धू ने ट्वीट के जरिए भी कृषि बिलों को केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में लिखा, सरकारें तमाम उम्र यही भूल करती रही, धूल उनके चेहरे पर थी, आईना साफ करती रही।
और अब बता दें कि देहरादून और नैनीताल पर भी दावा ठोकने को तैयार है नेपाल। जी हम बात कर रहे हैं कि भारत और नेपाल के बीच लगता है तनाव एक बार फिर बढ़ने वाला है। नेपाल की मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स पर अगर यकीन करें तो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार भारत को भड़काने के लिए एक बड़ा अभियान ग्रेटर नेपाल लॉन्च करने वाली है। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ने यूनिफाइड नेपाल नेशनल फ्रंट के साथ हाथ मिला लिए हैं। दोनों मिलकर उसी ग्रेटर नेपाल कैंपेन को आगे बढ़ाने वाली है, जिसके तहत भारत के शहरों जैसे देहरादून और नैनीताल पर दावा किया जाता रहा है। आपको बता दें कि एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी भारत के कई राज्यों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम तक पर गैर कानूनी तौर पर दावा ठोकती है। और वह अगली खबर में आपको बता दें कि चीन ने अपने दोस्त नेपाल की पीठ में ही घोंपा खंजर, जमीन पर कब्जा कर खड़ी कर दी 11 इमारतें। जी हम बात करें कि विस्तारवादी नीति से पड़ोसी मुल्कों पर खंजर घोंपने के लिए कुख्यात चीन ने हाल ही में बने अपने दोस्त नेपाल को अपनी साजिश का शिकार बनाया है। दोस्ती का नाटक करते हुए पहले तो चीन नेपाल के करीब आया और अब उसी की जमीन पर कब्जा करते हुए 11 इमारतें बना ली। चीन के इस कदम के बाद नेपाल की सरकार हरकत में आ गई है। नेपाल की मीडिया में आई खबरों के मुताबिक चीन ने सीमावर्ती जिले हुमला में एक हिस्से में 11 इमारतों का निर्माण किया है। इस इलाके पर नेपाल अपना दावा करता आया है। इसके चलते दोनों पड़ोसी देशों के बीच सीमा विवाद की शुरुआत हो गई है और कई सालों पहले नेपाल द्वारा इस इलाके में सड़क बनाने के बाद से एक बॉर्डर पिलर गायब है और अब चीन ने इमारतों का निर्माण कर लिया। हाल में इलाके का दौरा करने वाले नेपाल के अधिकारियों की माने तो साल 2005 में उस क्षेत्र में एक झोपड़ी थी। और हमें अगली खबर में आपको बता दें कि कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद मनीष सिसोदिया की बिगड़ी तबीयत LNJP अस्पताल में है भर्ती। जी हम बात करें कि कोरोना वायरस परीक्षण में पॉजिटिव पाए गए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बुधवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली सरकार में शिक्षा एवं वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाले सिसोदिया को राजधानी के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। एम्स में कोरोना वायरस के चलते केंद्रीय मंत्री ने ली आखिरी सांस। पीएम मोदी ने कही बड़ी बात। डिप्टी सीएम की सेहत के संबंध में जानकारी देते हुए उनके एक पारिवारिक मित्र ने बताया, मनीष सिसोदिया को सांस लेने में कुछ तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें सरकारी लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के डिप्टी सीएम चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को बीते 14 सितंबर को कोरोना वायरस टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया था। कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद से सिसोदिया अपने घर पर ही आइसोलेशन में थे। बुधवार शाम को मनीष सिसोदिया को लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बीते 14 सितंबर को जब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की कोरोना वायरस जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, तब उन्होंने लिखा था, हल्का बुखार आने के बाद ही मैंने कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया था। इसकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैंने स्वयं को आइसोलेशन में रख लिया है। आप सभी की दुआओं से जल्द ही पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर काम पर वापस लौटूंगा। और हमें अगली खबर में बता दें कि भारी बारिश के बाद पानी पानी हुई मुंबई, सड़कों और रेलवे स्टेशन में भरा पानी। जी हम बात कर रहे हैं कि देश की आर्थिक राजधानी में मंगलवार रात हुई जोरदार बारिश के बाद जगह जगह भारी जल भराव का सामना करना पड़ा। सड़कों से लेकर रेलवे स्टेशनों पर कई फीट तक पानी भर गया। भारी जल भराव के कारण ट्रेनें रोकनी पड़ गईं। लोग कई घंटों तक स्टेशनों पर फंसे रहे। भारी बारिश के कारण सड़कें लबालब पानी से भर गई। कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। भारी बारिश के चलते मुंबई के सायन रेलवे स्टेशन पर पानी भर गया। देर रात तक यात्री स्टेशन पर फंसे रहे। और हमें बता दें कि करण पटेल ने कंगना रनौत पर साधा निशाना। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कही ये बात। जी हम बात कर रहे हैं कि पॉपुलर टीवी एक्टर करण पटेल ये देखकर बेहद खफा हैं कि कुछ लोग जिनका सुशांत सिंह राजपूत से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, वे अचानक ही सामने आ गए हैं और दुख की इस घड़ी का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। सुशांत ने 14 जून को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और हाल ही में करण ने कहीं ना कहीं कंगना रनौत पर सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर निशाना साधा है। करण पटेल ने अपनी एक इंस्टाग्राम स्टोरी में कंगना का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन दोनों फिल्में तनु विर्ट्स मनु और तनु विर्ट्स मनु रिटर्न्स का जिक्र किया है। करण ने सोशल मीडिया पर शेयर की गई अपनी स्टोरी में लिखा है कि मैं हमेशा सोचता था कि तनु विर्ट्स मनु 1 और तनु विर्ट्स मनु 2 दोनों फिल्मों में जो हीरो हैं वो अपनी बीवी से दूर क्यों भाग जाना चाहता है। इसका मतलब आज समझ आया। भाई, आप उस बीवी के मानसिक संतुलन का प्रदर्शन आजकल न्यूज में देख रहे हो ना।
करण पटेल कंगना रनौत पर नेपोटिज्म को लेकर निशाना साध चुके हैं। करण ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि एक एक्ट्रेस इन दिनों नेपोटिज्म पर बात कर रही हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने कुछ समय पहले ही अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है। वो बहुत बड़ी स्टार, तो उन्होंने अपनी फिल्म के लिए सुशांत सिंह राजपूत को साइन क्यों नहीं किया था? उन्होंने सोनू सूद को लिया और बाद में किसी और को, इसलिए वे सोनू सूद के बारे में भूल गई। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।